हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं वात कला एकलयम अध्यायम की। हम ये देखेंगे इस चैप्टर का ये नाम यही क्यों पढ़ा, पित्त कह रहा है कला एकलय अध्यायम क्यों नहीं पढ़ा, कफ क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है। और दूसरा हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। और इसका सारा हमने फ्लो चार्ट देख रखा है और इस चैप्टर में जितनी भी ट्रिक होंगी वो सब हम देखने वाले हैं। जैसे पहला हम देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम कह रहा है कि वात ही क्यों पढ़ा, पित्त कला एकलय अध्यायम क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि जो वात होता है वो 80 प्रकार के नानात्मज विकार को उत्पन्न करता है। अब ये नानात्मज विकार क्या है, मतलब कह रहा है कि वात दूसरे दोषों के साथ मिलके बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि होती है 80 प्रकार की, जबकि पित्त होती है वो 40 प्रकार का और जो कफ होता है वो 20 प्रकार का। तो इसलिए सब में ज्यादा जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है वो वात है। और इस चैप्टर में हम सब में ज्यादा वात के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। पित्त और कफ के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक्चुअली वात होता क्या है? वात हमारे पास बॉडी में त्रिदोष होते हैं, त्रिउपस्तंभ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वात पित्त कफ, ये होते हैं। और जो वात होता है इसको हम वायु से भी कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है। वो करता क्या है, जो हमारी बॉडी में दोष होते हैं, दोष कौन कौन से? वात पित्त कफ और धातु। और धातु कौन कौन सी? 7 धातु होती है, सप्तश धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक और मल। 3 मल होते हैं, जो स्वेद हो गया, पुरुष हो गया, मूत्र हो गया। इन सबको कह रहा है कि बाहर निकालने का भी कौन कार्य करता है? वात ही करता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या डील करना है? इस चैप्टर में हमें डील करना है, देखो, वात संबंधित चर्चा, पित्त संबंधित चर्चा, कफ संबंधित चर्चा और त्रिदोष संबंधित चर्चा। अब वात कला एकलय अध्याय का मतलब मैं आपको बता दूं। वात का हम वायु से रिलेट कर लेते हैं। कला का मतलब होता है गुण। वात के क्या गुण है या वायु के क्या गुण है? अकला का मतलब होता है अगुण, मतलब वात के गुण और अगुण को हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर अगुण को हम दोष भी तो बोल सकते हैं भाई, जिसमें गुण नहीं है तो उसमें क्या होंगे? दोष होंगे। तो इस तरह से अब वात संबंधित चर्चा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें देखने वाले हैं कि किसने दिया है, इसकी जो चर्चा है वो किसने की? राजेश वायुर्वेदी ने की। अब आप वात को कैसे याद कर सकते हो? वैसे वात हो जाएगा और वैसे हो जाएगा वॉर। वॉर मतलब वॉर कौन करते थे? पहले राजा लोग करते थे, यानी राजाशीष वायुर्वेद। इस तरह से इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो वात से रिलेटेड होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, हम 1.5 पेज में इसको निपटा देंगे यहीं पर ही। ठीक है, पूरे चैप्टर को ही। फिर आता पित्त संबंधित, जो कि इसका आंसर मरीच ने दिया था। कम संबंधित, जिसका आंसर काप्य ने दिया था। त्रिदोष संबंधित चर्चा, जिसका आंसर पुनर्वस आत्रेय ने दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। 8 क्वेश्चन पूछे थे वात के, 8 क्वेश्चन पूछे थे, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। इस पेज में हम क्या देखेंगे? पित्त संबंधित चर्चा देखेंगे, कफ संबंधित चर्चा और त्रिदोष संबंधित चर्चा। देखो इस चैप्टर को कह रहा है कि इसी तरह से कह रहा है कि डिवाइड किया गया है कि वात कला एकलय अध्यायम। पहला तो चीज ये ध्यान रखना है, वात इसलिए नाम धरा गया है कि वात में क्या सबसे ज्यादा डिजीज होती है। और वात को कह रहा है कि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा डिटेल जो होगा पित्त के बारे में, थोड़ा डिटेल कफ के बारे में, थोड़ा त्रिदोष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा होता है पित्त संबंधित चर्चा। ठीक, जिसका आंसर कह रहा है कि मरीच ने दिया। किसने दिया? आचार्य मरीच ने दिया। और ये क्या बताते हैं? देखो पित्त संबंधित चर्चा में क्या होता है, पहले कर्म बताते हैं। पित्त के कह रहा है कर्म होंगे, या तो प्राकृतिक कर्म होंगे, विकृत कर्म होंगे। प्राकृतिक विकृत का क्या मतलब है? प्राकृतिक विकृत का ये मतलब है, जैसे दूध है तो वो क्या है? प्राकृतिक। अब दूध से क्या बन गया? दही बन गया, तो वो क्या होगा? विकृत। विकृत कोई ऐसी डिजीज कंडीशन में समझ लेना बस। प्राकृतिक विकृत ऐसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऐसा भी होता है, और एक डिजीज कंडीशन में आप समझ सकते हो। ठीक। अब हम प्राकृतिक देखेंगे। देखो प्राकृतिक में क्या हुआ? जो आपकी अग्नि है, भाई पित्त क्या? पित्त को हम एक तरीके से अग्नि कह सकते हैं ना। ठीक है। मतलब पित्त में क्या हो जाती है? जो आपकी अग्नि हो जाती है वह कुपित हो जाती है। ठीक है, सॉरी, प्राकृतिक में कहते हैं अकुपित हो जाती है, मतलब जो आपकी अग्नि है वो कुपित नहीं होती। किसके अंदर? कह रहा है कि प्राकृतिक पित्त के अंदर। तो क्या याद हुआ? पहला कि पित्त में क्या हुआ? पित्त संबंधी चर्चा में क्या देख रहे हैं हम कि पित्त के 2 कर्म होते हैं, प्राकृतिक कर्म, विकृत कर्म। पहला कह रहा है कि प्राकृतिक पित्त कर्म में क्या है? जो उसकी अग्नि है वो कुपित नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक पित्त कर्म। जैसे कि कह रहे अन्न का पचाना, वो भी प्राकृतिक कर्म है। नेत्रों से देखना, भाई आपकी आंखों में क्या प्रेजेंट होता है? आपकी आंखों में ताप प्रेजेंट होता है, या आपकी आंखों में कह रहा है कि पित्त ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो। ठीक है। और शरीर में क्या है? ताप बनाने का कार्य कौन करता है? प्राकृतिक पित्त। और जो आपका कलर है वो भी कह रहा है कौन देता है? को प्राकृतिक पित्त। ये आपने देखा होगा, जब भी आपको कह रहा है पित्त दोष डिस्बैलेंस होता है या पित्त दोष कह रहा है विकृत हो जाता है, तो इसकी वजह से जो आपके वर्ण होता है उसमें फोड़े फुंसियां आपकी स्किन पे निकल जाती है। यानी पित्त किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर के लिए भी पित्त रिस्पॉन्सिबल है, और आपकी बॉडी में कह रहे आपकी आंखों में भी, चक्षु इंद्रियों में भी कह रहे हैं पित्त प्रेजेंट होता है, और देखने के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है? पित्त। ठीक है। अगर आपका पित्त सही होगा तो ये सब चीज भी सही होंगे। अगर आपका पित्त भी कह रहा है विकृत हो गया, सही नहीं रहा, तो जिससे क्या होगा? जो आपकी अग्नि है वो कुपित हो जाएगी।
कुपित का क्या मतलब, कुपित का मतलब या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका अच्छा खाना नहीं पचेगा। भाई मान लो अगर कह रहा है अग्नि बहुत कम होगी तो खाना नहीं पचेगा, बहुत ज़्यादा पच गया मतलब बहुत ज़्यादा अग्नि हो गई तो आपकी बॉडी में जो भी धातु है उनको भी वो पचाने लग जाएगी, ठीक है। ना ही आपको अच्छे से दिखेगा, ना ही आपको बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा, और जो आपका कलर है यानी स्किन है उस पर तो फोड़े फुंसे हो जाएंगे। यदि कह रहा है कि जो आपका पित्त है वो कैसा हो जाए, विकृत हो जाए। तो ये तो चर्चा हो गई हमारे पास पीत संबंधी चर्चा में। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके लिए निकाला है। देखो ये ऐसे पॉइंट निकालता हूँ ना मैं जो विमर्श में से, विमर्श में जो आपको पूरा पढ़ के कह रहा है कि ये तो पॉइंट मिलेगा, मैंने पहले ही लिख दिया है। इनका यही तो फायदा है कि आपको कम समय में कह रहा है कि सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। बस 1.5 पेज है, 1.5 पेज को 10 मिनट में कर लो, एक चैप्टर कंप्लीट। और इसी तरह से अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है ना इस वीडियो पे, तो मैं इसी तरह से कह रहा है कि सारे कह रहे हैं चरक संहिता के 12 चैप्टर को ऐसे पढ़ा दूंगा। जैसे रस प्रदीप, रस प्रदीप क्या है, एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है जो ये क्या कहती है, ये कहती है जो अग्नि है, अग्नि को भगवान और ईश्वर का दर्जा दिया गया है, मतलब अग्नि को भगवान और ईश्वर कह सकते हैं। भाई ये रस प्रदीप बुक जो इसके, ये ऐसा क्यों सोचती थी, ये ऐसा इसलिए सोचती थी कि मान लो अग्नि नहीं होगी तो खाना नहीं पचेगा, देख नहीं पाओगे, आपका जो वर्ण वो सही नहीं होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोच दिया कि ये भगवान ईश्वर के गहराई में से तुलना कर लेंगे। फिर होता है रस प्रदीप बुक है जिसमें एक और चीज लिख रही है जो पाचक पित्त है, जो पाचक पित्त है उस पाचक पित्त को कह रहे हैं हम अग्नि कह सकते हैं, यानी पाचक पित्त का कह रहा है एक और नाम है अग्नि, या अग्नि को हम पाचक पित्त कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कफ संबंधित चर्चा की, हम बात करते हैं किसकी, कफ संबंधित चर्चा की, जो किसने दिया, काव्य ने दिया, काव्य ने दिया, जो किसने दिया, काव्य ने दिया। देखो कैसे याद कर सकते हो, कैसे कफ हो गया, कैसे काव्य हो गया, ठीक है। और पित्त को कैसे याद करोगे, पित्त को कैसे याद करोगे, देखो पित्त को आप याद करने से सिंपल, भाई पित्त क्या होता है, भाई पित्त बहुत गर्म होता है, उष्ण होता है, इस तरह से। और मरीच भी कैसी होती है, बहुत उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, तो मरीच, मरीच कैसे काव्य, और पित्त उष्ण होता है तो मिर्च जैसा लगे, मतलब गर्म गर्म मरीच। फिर वात संबंधी चर्चा को आपको याद करना ही पड़ेगा, राजा, राजर्षिष, वायुविद, या ऐसे रख सकते हो वात से वार, वात से क्या रखो, वार, वार कौन करते हैं, जो राजा लोग हैं वो वार करते रहते हैं, वॉर करते रहते हैं उधर उधर, ठीक है। तो ऐसा रखते हैं, वासे राजर्षिष, वायुर्वेद, वायुर्वेद, ठीक। कफ का याद होगा काव्य है। अब कफ भी दो है, एक हो जाए आपका प्राकृतिक कफ, एक होता है विकृत कफ। प्राकृतिक कफ कैसे, मतलब ऐसा कफ जो शरीर में स्थिरता ला रहा हो, आपकी बॉडी को स्टेबल कर रहा हो, ठीक है, और उपचार कर रहा हो, मतलब मोटापन, यानी मतलब आपकी बॉडी को ज्यादा मोटा कर रहा हो, वो कैसा हो जाएगा, प्राकृतिक कफ हो जाएगा। जो शरीर में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है वो प्राकृतिक कफ के अंदर आता है। जो बॉडी में उत्साह लाने का काम करता है वो भी प्राकृतिक कर्म होता है। जो विरस्ता, विरस्ता मतलब बात कर रहा है वो टेस्टिकल के अंदर जो भी आपका स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। यानी अगर आपके बॉडी में प्राकृतिक कर्म है तो आपकी बॉडी में जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। और आपको हर एक विषय को ज्ञान होगा, जैसे हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, मान लो चरक संहिता पढ़ रहे, तो इसका भी आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा यदि आपकी बॉडी में प्राकृतिक कफ है तो। फिर आता है विकृत कफ। अब विकृत कफ में क्या होता है भाई, देखो विकृत कफ में इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर शरीर में स्थिरता थी तो यहाँ में शरीर से स्थिरता नहीं होगी, कार्ष्ट होगी, यानी कि दुबलापन हो जाएगा। फिर यहाँ पर उत्साह था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलस्य, ठीक है, काम करने का मन ही नहीं करेगा। देखो विकृत का मतलब कोई चीज बढ़ भी सकती है, कोई चीज घट भी सकती है। फिर यहाँ पर विस्तार, यहाँ पर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर नपुंसकता हो जाएगी क्योंकि स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर विषय को ज्ञान हो रहा तो यहाँ पर विषय को ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पर मोहोत्पन्न होगा, मोहोत्पन्न मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा किसी भी तरह, मतलब इसमें रजगुण की प्रधानता हो जाएगी। कौन से गुण की कह रहा है कि रजगुण की कह रहा है कि प्रधानता हो जाएगी। फिर आता है तीर्थों संबंधित। अब हम बात करते हैं किसकी, तीर्थों संबंधित चर्चा की। देखो त्रिदोष का मतलब होता है वात पित्त कफ। अब इसके सामने चर्चा किसने बताई, पुनर्वस आत्रेय ने बताए। उन्होंने क्या बताया, मतलब त्रिदोष यानी जो वात की पित्त कफ है अगर वो प्राकृतिक भूत में होंगे यानी बैलेंस होंगे तो पुरुषों में बल होगा, सुख होगा, आयु होगी। यदि प्राकृतिक जो कफ है वात पित्त कफ है वो कह रहा है विकृत हो जाएंगे तो पुरुषों में रोग हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो ये बता रहा है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, वात कलीय अध्याय में इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। देखो अब हम देखने वाले हैं 8 क्वेश्चन रिलेटेड टू वात। ये वही क्वेश्चन है जो हम वात में देखने वाले थे ना। देखो कहाँ पर देखने वाले थे, वात संबंधी चर्चा में, जो किसने दिया, राजर्षि वायुर्वेद ने दिया, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनमें पहला क्वेश्चन क्या है, वात के गुण क्या है, वात के गुण क्या है। देखो मैंने केवल लिखा है वात के गुण, बस आप उसमें क्या जोड़ देना, एक क्वेश्चन फॉर्म की तरह बना देना क्या है, ठीक है। आई होप आप बना दोगे। तो पहला क्वेश्चन है वात के गुण क्या है, जो किसने दिया, कुश ने दिया। भाई देखो जब भी गुण की बात कर रहे हैं, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश इन दोनों में क्या था, गुणवान थे। तो गुण की बात आई तो कुश याद कर लेना, ठीक है। 6 गुण थे। कौन कौन से 6 गुण बताए, रुक्ष, लघु, शीत, खर, विशद, दारुण।
देखो अगर आपको ये भी नहीं पता है रूक्ष क्या होता है, लघु क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं है, तो ड्राईनेस हो जाना, क्लियरनेस हो जाना, ठंडनेस हो जाना, या फिर मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी है, या इनकी इंग्लिश में जो टर्म है, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इनके लिए बिल्कुल बेसिक से एक और वीडियो बना दूंगा। पहला हमें क्या देखना है, वात के 6 गुण होते हैं, कौन कौन से, रूक्ष, लघु, शीत, खर, विशद, दारुण। अगर आपने समित्या अध्ययन पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे कह रहे हैं वात के 7 गुण है, पर यहाँ पर क्या है, चरक में कह रहा है कि 6 गुण है, चरक में क्या 6 गुण है, ठीक है। मान लो आपको वो भी याद नहीं आ रहा संहिता अध्ययन का, तो आप फिर से याद करो। अगर आप चरक सूत्र स्थान वन में याद करोगे तो उसमें आपने 7 गुण पढ़े थे, 7 गुण। देखो 5 गुण तो ये कॉमन थे, रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, रूक्ष, लघु, शीत, खर, विशद। 2 गुण और एक्स्ट्रा थे। 2 गुण कौन कौन से थे, वो 2 गुण थे चल और सूक्ष्म, चल और सूक्ष्म। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस अभी तो आपको केवल यहाँ ध्यान कर लेना है कि वात के 6 गुण होते हैं। लेकिन जब आप विमर्श पढ़ोगे ना, तो विमर्श में दारुण के बारे में बताया जा रहा है। दारुण के बारे में बताया, कोई भी कोमल वस्तु है वो वायु की वजह से सूख जाती है, जिसकी वजह से वो कठोर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दारुण बोलते हैं। ये विमर्श में लिखा हुआ है। और विमर्श में क्या लिख रहा है कि वात के बारे में लिख रहा है कि चरक सूत्र स्थान वन में, चरक सूत्र स्थान वन में 7 गुण बताए गए वात के, जिनमें से 5 तो ये कॉमन है, दारुण को हटा दो, चल और सूक्ष्म में मिला दो, तो ये 7 गुण हो जाएंगे हमारे चरक सूत्र स्थान वन में। फिर यहाँ पर बताया चरक सूत्र स्थान 12 में, हम सूत्र स्थान पढ़ रहे जो चैप्टर नंबर 12 है, उसमें कितने गुण है, 6 गुण बताए हैं। उसमें 5 गुण तो कॉमन है, अब ये 2 गुण नहीं है, इसमें क्या है, दारुण है। देखो अगर आपको ये नहीं पता है सूत्र स्थान किसको बोलते हैं, विमान, निदान, ये इंद्रिय स्थान नहीं पता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से कह रहा है कि वीडियो बना दूंगा। बस मुझे जरूरत है आपकी एक कमेंट की, ठीक है। आप मुझे बताएं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोलते हैं वात प्रकोप के कारण, मतलब वात के प्रकोप का क्या कारण। पहले हमने देखा वात का गुण क्या है, अब हम देखेंगे जो वात का प्रकोप हो रहा है, यानी वात अपने लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका क्या कारण है, ठीक है। वो किसने दिया, वो दिया कुमार शिरा भरद्वाज ने, कुमार शिरा भरद्वाज ने। देखो अब इसकी ट्रिक क्या, कैसे याद करोगे, देखो ये तो मैंने बता दिया। इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है कि देखो जब भी वात का प्रकोप होता है, तो वात को प्रकोप हो जाए तो बच्चों के सिर में क्या हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, मतलब वात का प्रकोप हुआ तो सिर में दर्द हो गया, यानी कुमार शिरा। और वैसे भी इसका जो नाम है वो इसी तरह से पढ़ा था कि बच्चों के कह रहा है कि वात का बढ़ने से बच्चों के सिर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए इसने कुमार शिरा भरद्वाज, इसी तरह से इन्होंने ये बताया था, ठीक है। फिर अब हम इसमें देखने क्या वाले हैं कि रूक्ष आदि गुण वाले द्रव्य को सेवन से कह रहा है वात का प्रकोप होता है। ये तो देखो आपने पूरी ही कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसे आहार विहार का सेवन करोगे या ऐसे द्रव्य का सेवन करोगे जिससे आपकी बॉडी में रूक्ष गुण बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से कह रहा है वात का प्रकोप होता है, यही कारण है। तो वात के प्रकोप का क्या कारण है, ऐसे द्रव्य को सेवन करना जो रूक्ष आदि हो, ऐसे द्रव्य को सेवन करना जो गुण में कैसे हो, रूक्ष हो, जो गुण में हो कैसे हो, रूक्ष होते हो। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पदार्थ विज्ञान का पढ़ा होगा, तो जिसमें कह रहा है कि गुरु और लघु के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है लघु में बताया गया है साली चावल हो गया, ठीक है। ये अगर ऐसे खाना खाओगे तो इनसे क्या होगा, आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होगा। मूंग की दाल खाओगे, तीतर पक्षी मांस खाओगे, तो इन सब से क्या होता है, आपकी बॉडी में लघुता आती है, और इन सब में कह रहा है रूक्ष आदि गुण होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कह रहा है वात का प्रकोप हो जाता है। सिंपल समझ में आया। तो यही ध्यान रखना है आपको, यदि आप ऐसे द्रव्य को सेवन करते हो जिससे आपकी बॉडी में रूक्ष गुण का वृद्धि होती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में वात को प्रकोप होता है, ठीक। फिर दूसरा हम देखते हैं कर्मों का अभ्यास। कौन से कर्मों का अभ्यास, मतलब अगर आप ऐसे कर्मों का अभ्यास करते हो जिससे आपकी बॉडी में जो वायु है वो प्रकोपित हो जाए, तो उसकी वजह से भी वात का प्रकोप हो जाता है। मतलब आपको ऐसे कर्म नहीं करने जिससे वात का प्रकोप होता है। वह कैसे कर्म है, जैसे रात में देखो, रात में आप सो नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, वात की वृद्धि होगी। जनरली रात में सोने से क्या होता है, वात का क्षय हो जाता है, ठीक है, वात का क्षय हो जाता है। और आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर में जो ओल्ड लोग होते हैं, यानी बूढ़े होते हैं जो भी, तो वो सो नहीं पाते, तो उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, वात की वृद्धि होती है, ठीक है, इसलिए वो सो नहीं पाते हैं। फिर अधिक व्यायाम, या आप अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होता है। जैसे जो लेबर वगैरह होती है वो पूरे दिन काम करती है, तो उनकी बॉडी में वात का कह रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे अधिक मैथुन, अगर आप बहुत ज़्यादा मैथुन करते हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रोलिंग करते हो, रोज इन्वॉल्व होते हो, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा। तो 2 पॉइंट याद रखने, पहले ऐसे द्रव्य का सेवन से जिससे रूक्ष आदि गुण हो, तो उनसे भी वात का प्रकोप होता है, और ऐसे कह रहे कर्म का अभ्यास करना जिससे वात का प्रकोप होता है। ये हो गए 2 कारण। अब हम बात करते हैं वात के शमन के कारण, ठीक है। ये तो हो गया प्रकोप। शमन मतलब कह रहे हैं कि अब उसको कम करना है। अब समन देखो, समन करने के लिए क्या है, कुछ नहीं। समन किसने बताया, कह रहा है कायकन पृथ्वी जाने की चिकित्सा, ठीक है।
अब देखो कह रहा है कि वात के समन का क्या कारण है। भाई ये तो हो गया प्रकोप का कारण। अब वात जैसे बढ़ गया अपने लेवल से, उसका क्या कारण था। अब वात कह रहा है कि अपने लेवल से घट गया, मतलब पहले बढ़ा हुआ था, अब वो वगैरह पहले से घट गया, मतलब नॉर्मल हो गया। उसका क्या कारण था वात का घटने के, ये किसने बताया, कायकन ने बताया, ठीक है, जो कि प्रथम यूनानी चिकित्सक थे। कायकन कौन थे, प्रथम यूनानी चिकित्सक थे। कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ समन से उठाओ से, और यहाँ से उठाओ कह रहे के। कायकन का क्या उठाया, समन का से उठाया, तो क्या बन गया शक। शक मत करना कायकन की यूनानी चिकित्सा पर। तो क्या बन गई, शक मत करना कायकन की यूनानी चिकित्सा पर। इस तरह से याद कर सकते हो। शक से याद आ जाएगा कायकन है, और कायकन से याद आ जाएगा कि वो प्रथम यूनानी चिकित्सक थे। ठीक, अब हम क्या बताएं, समन का कारण बताने कि वात का जो समन हो गया उनका क्या कारण है। ठीक है, कुछ नहीं है, जो प्रकोप का कारण थे, मतलब प्रकोप में आकर क्या कर रहे थे, ऐसे द्रव्यों का सेवन कर रहे थे जिससे हमारी बॉडी में ऐसे द्रव्य का सेवन कर रहे थे जो गुण में रुचादि गुण है। ठीक है, बस अब इनके अपोजिट करना है, तो रुचादि गुण वाले द्रव्यों के विपरीत सेवन। पहले आप क्या कर रहे थे, रुचादि गुण वाले द्रव्य का सेवन कर रहे थे, अब आप रुचादि गुण के विपरीत द्रव्य का सेवन कर रहे हो, मतलब ऐसे द्रव्य का सेवन कर रहे हो जो रुक्ष नहीं है तो उनके विपरीत है। जैसे कि रुक्ष नहीं, उनके विपरीत क्या, उनके विपरीत क्या, जैसे कि स्निग्ध हो गया, ऐसे द्रव्य का सेवन। जैसे कि गेहूं हमारे पास क्या है, इसके विपरीत हो जाएगा, लघु के विपरीत है, रुक्ष के विपरीत क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। और इनसे हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, वात का समन हो जाएगा। ठीक है, उड़द हो गया, देखो यहाँ पर मूंग की दाल थी, यहाँ पर उड़द हो गया। दुग्ध हो गया और मूसली हो गई। और मूसली का एक और काम होता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने में भी काम आता है। और जो दुग्ध होता है वो मधुर होता है, और आप जानते हो मधुर हमेशा क्या करता है, कफ की वृद्धि करता है। और जब भी हमारे बॉडी में कफ की वृद्धि होगी तो वात का क्या होगा, शमन हो जाएगा। और उड़द भी क्या होती है, कह रहा है कि उड़द की जो दाल होती है वो भी कैसा होती है, हमारे पास गुरु होती है। और जो भी कोई चीज़ गुरु होगी वो हमेशा कफ की क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और जहाँ जहाँ पर कह रहा है कि कफ की वृद्धि होगी, वहाँ पर कह रहा है कि वात का कह रहा है कि शमन हो जाएगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है इसमें, विपरीत कर्मों का अभ्यास। जैसे आप कर्मों का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे वायु प्रकोपित हो रही थी, अब आप ऐसे विपरीत कर्मों का अभ्यास ही नहीं करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आप रात में कह रहे हैं कि नहीं सो रहे थे, अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, रात में सोओगे। जब भी आप रात में सोओगे तो आपकी बॉडी में कफ बढ़ेगा, तो वात का क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। देखो जो कफ और वात होता है वो हमेशा अपोजिट चलते हैं, ध्यान रखना। फिर आप क्या करोगे, ज़्यादा व्यायाम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में वात नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वात का शमन हो जाएगा। फिर एक और पॉइंट है हमारे पास, जो किया वात के प्रकोप प्रशमन की प्रक्रिया। ये तो आपने बता दिया कि वात का कैसे प्रकोप हो रहा था, कैसे शमन हो रहा था। प्रशमन वही है, कह रहा है शमन, बस उनकी हमें प्रक्रिया देखनी है। देखो जब भी हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं और कोई प्रोडक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है, फिर हम बताते हैं कि ये तो इस तरह से ये बन गया, H2 + O2 मिलकर वाटर बन गया। अब इसकी क्या मैकेनिज्म है, तो वही वाली बात है, प्रकोप और शमन का कारण हमने बता दिया। अब इनकी क्या ऐसी प्रक्रिया, क्या ऐसी मैकेनिज्म है कि जिससे कह रहा है कि वात प्रकोप द्रव्य हो रहा है, मतलब वात का कभी प्रकोप हो रहा है, वात का कभी शमन हो रहा है। तो इनकी मैकेनिज्म देखते हैं। पहला कि वात प्रकोप द्रव्य, मतलब ऐसे आप बिहार का सेवन कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वात का कह रहा प्रकोप हो रहा है, और ऐसे आप वात शामक द्रव्य ले रहे हो जिसकी बॉडी में वात का शमन हो रहा है। अब उनकी प्रक्रिया क्या, मैकेनिज्म क्या है कि हमारी बॉडी में कभी तो कह रहे वात प्रकोपित हो जाता है, और कभी ऐसे द्रव्य का सेवन कर लो जिससे वात शमन हो जाता है। इनकी प्रोसेस ये है, जब भी आप वात प्रकोप द्रव्य लेते हो तो उनमें होता क्या है, उनमें शरीर में हमारी रूक्षता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है, शीतलता आ जाती है, विशुद्धता आ जाती है। क्या जाती है, रूक्ष, हमारा वर्ड बहुत हल्का हो गया, ठीक है, रूक्षता आ गई, शीत बहुत ठंडा हो गया, विशुद्ध क्लियरनेस आ गई। तो उनसे क्या हो जाएगा, इनकी ऐसे द्रव्य में ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसे द्रव्य के सेवन से कह रहा है हमारे शरीर में ये सब चीज़ें आ जाती है, ये 4 पॉइंट, जिसकी वजह से जो हमारा शरीर है इन गुणों से युक्त हो जाता है। कौन कौन से गुणों से, रूक्षता, हल्कापन, शीतलता और विशुद्धता, इन गुणों से क्या हो जाता है, युक्त हो जाता है। तो हुआ क्या, इनकी वजह से वायु अपना आश्रय लेकर प्रकोपित हो जाती है। भाई जब आपके शरीर में ये जो गुण है वो युक्त हो गए, मतलब आपकी बॉडी कैसा होगी, रूक्षता हो गई, हल्कापन आ गया, अब आपकी बॉडी में गुण प्रेजेंट है। अब क्या करेगी, जो वायु होगी अब अपना आश्रय बनाएगी और वायु को प्रकोपित कर देगी आपकी बॉडी में। बस इसका अपोजिट ये कर देना, जब वात शामक द्रव्य है वो शरीर में स्निग्धता लाएगा, उष्णता लाएगा, मृदुता लाएगा, पिछलता लाएगा और स्थूल लाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, हमारी जो बॉडी है इन गुणों से युक्त हो जाएगी, और उनके युक्त होने की वजह से जो शरीर में जो वायु है उसका गहरा शमन हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब बाकी के 4 क्वेश्चन अब हम यहाँ देखते हैं। ये आपका 1 पेज हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक शरीर वायु के कर्म। प्राकृतिक शरीर वायु के कर्म क्या है, देखो अब ये जो जितने भी 4 हुए ना, वो किसने दिए है,
वो किसने दिए है, देखो यहाँ पर मैं बताना भूल गया था कि जो प्रकोप और प्रशमन जो किसने कह रहा है कि बताया है, वो धाम मार्ग वड़िस ने दिया है। ये आपको ध्यान रख लेना, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। फिर पांचवा है हमारे पास प्राकृतिक शरीर वायु के कर्म। देखो जहां भी प्राकृतिक विकृत आ जाएगा वहां पर केवल आपको एक के ही बारे में बताना है, वो है राजर्षिर्ष वायुर्वेद। राजर्षिर्ष वायुर्वेद अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक डाउट आ रहा होगा। वो डाउट क्या है, देखो ये डाउट ये है कि जब मैंने बताया था कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें जो पहला टॉपिक है वाद समृद्ध चर्चा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे कि नहीं, जो वाद समृद्ध चर्चा है उसमें राजा कृष्ण न्यायवैद ने कह रहा है कि इन सारे के बारे में आंसर दिया है, इन 8 क्वेश्चन के बारे में आंसर दिया। आप तो बोलोगे कि सर इन्होंने 8 क्वेश्चन का आंसर दिया था, लेकिन पहले जो चार थे उनमें तो अलग अलग आचार्य है, लेकिन जो ये 4 इनमें सारे सेम है, इन चारों में क्या है, सेम आचार्य है। ठीक है, सेम ही उन्होंने आंसर दिया था इन 4 क्वेश्चनों का। देखो ज़्यादा का जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक है वो राजर्षि वायुर्वेद ने बताए थे वात के बारे में, तो इसलिए कह रहा है कि हम क्या लिखते हैं, जब भी वात संबंधी चर्चा ये आए कि वात के बारे में किसने चर्चा की थी तो हम राजर्षि वायुर्वेद लिखेंगे। लेकिन स्पेशल अगर क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाए तो वात के गुण के बारे में और वात के प्रकोप का और प्रशमन के बारे में, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अलग अलग आचार्य लिखोगे। लेकिन जब भी प्राकृतिक और विकृत की बात आ जाती है तो केवल एक ही आचार्य के बारे में लिखना है, राजर्षि वायुर्वेद। देखो जब भी प्राकृतिक और विकृत की बात आ जाए, चाहे वो लोक में बात कर रहे हो, चाहे शरीर लोक में बात कर रहे हो, चाहे आप वायु लोक में मतलब कोई से लोक में बात कर रहे हैं। देखो 2 लोग होते हैं ना, एक ये पृथ्वी लोक होता है और एक ये दूसरा लोक होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं पहले प्राकृतिक शरीर में वायु के कर्म क्या है। पहला तो यही हो गया, राजर्षि वायुर्वेद ने बताया। अब देखो यदि आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा या चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, जिसमें साफ साफ बताया गया है जो हमारी इंद्रिया उसको कौन कंट्रोल करता है, मन। ठीक है, मन ही देखो, मन ही कह रहा है कि हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और मन को कौन कंट्रोल करता है, देखो ये तो होगा छोटा टॉपिक। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलो जो ये चैप्टर नंबर 3 में है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, जो आत्मा है वो किससे जुड़ती है, हमारी मन से। मन किससे जुड़ता है, हमारी इंद्रियों से जुड़ता है। और इंद्रिया किससे जुड़ती है, अपने विषय से जुड़ती है। विषय कह रहा है, जब विषय कह रहा है कि अपने अर्थ से जुड़ता है, ठीक है, मतलब अपने उसे जुड़ता है ऑब्जेक्ट से, जिसका उसका ज्ञान लेना है। ठीक है, तब उसका ज्ञान होता है। तो कर्मफल अब यहाँ पर छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। आत्मा किससे जुड़ी, आपके मन से जुड़ी। मन किससे जुड़ा, आपके इंद्रियों से जुड़ा। और इंद्रिय अपने विषय से जुड़ती है। अब इंद्रिय के कौन कौन से विषय, इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, अब किस चीज़ का ज्ञान लेना है तो उससे वो जुड़ेगी। मान लो अगर आपको स्पर्श का ज्ञान लेना है तो कौन सा विषय आएगा, स्पर्श वाला आएगा। गंध का कह रहे हैं तो गंध वाला विषय आएगा। ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं आपको जो ज्ञान होता है वो आपकी आत्मा को होता है। तो यही बात तो कर रहा है, जो मन है वो मन किसको कंट्रोल करता है, इंद्रियों को। भाई तो मैं बता रहा हूँ जो मन है वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर मन को भी कंट्रोल करने वाला होता है। मन को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, वायु। तो याद रखना सबसे पहले कि मन को कह रहा है कि कौन कंट्रोल करता है, वायु। देखो मन ही कह रहा है कि सबको कंट्रोल करता है। मन ही तो था जो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा था, इंद्रियों के विषय को कंट्रोल कर रहा था, ज्ञान उत्पन्न करा रहा था। और मन को भी कह रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है, वायु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना। फिर आता है जो शरीर और शरीर के अवयव है, उन्हें वायु ही धारण करती है। देखो आप कह रहे हो कि बोल रहे हो वो भी वायु की वजह से कर रहे हो। आपकी जो कह रहे हैं शरीर में, शरीर की बात करें यानी जो आपकी पल्स है, मतलब शरीर के अवयव हो गए यानी शरीर के जो पार्ट्स हो गए, जैसा कि आपकी पल्स हो गई, तो उसमें भी क्या है, वायु है। कभी फील करके देखी है आपने, जैसे कि मान लो ये हम क्या करें, यहाँ पर रेडियल जो पल्स आती है, जब आप इसको ऐसे मेजर करते हो तो यहाँ से भी तो कह रहा है कि धड़क ऐसे महसूस होगी ना, वो भी किसकी वजह से हो रही है, उसकी वायु की वजह से ही हो रही है। ठीक है, फिर हमारे पास 5 प्रकार की जो वायु होती है, उनमें जो प्रवर्तक होता है वो भी वायु के कारण होता है। इस कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी 5 प्रकार की वायु होती है उनमें जो चेंजेस होता है, ठीक है, उसका भी कह रहा है कि जो कारण होता है वो कौन होती है, वायु। अब ये 5 प्रकार की वायु कौन कौन सी सर, देखो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो ट्रिक मैंने बना ली, जैसे पुष्पा थी, भाई पुष्पा मूवी आई है, सबने देखी है। अब पुष्पा की जगह मैंने क्या बना दी, पुष्पा बना दी। पुष्पा, वा क्यों है, वी क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इसकी वात की, हम बात कर रहे हैं वात की। तो याद रखना, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, इनकी जो चेष्टा का प्रवर्तक है वो उसका कारण कौन है, वायु ही है। और देखो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हम अगर आप चरक संहिता पढ़ते तो विमर्श इतना सारा पढ़ना जब मिलता है, लेकिन मैं यहीं बता दूंगा, इनका यही तो फायदा है, कम समय में ज्यादा काम। ठीक, पी का मतलब होता है प्राणवायु। प्राणवायु जो हमारे चरक और बागवट थे, कौन कौन से, जो हमारे चरक थे और बागवट थे। चरक और बागवट क्या मानते हैं, जो प्राणवायु होती है वो श्रेष्ठ वायु होती है, प्राणवायु को श्रेष्ठ वायु बताया गया है। जबकि जो सुश्रुत होते हैं उदान वायु को श्रेष्ठ बताते हैं। याद रखना, CBC।
चरक और बागवट क्या मानते हैं, प्राणवायु को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि जो सुश्रुत थे वो किसको मानते हैं, उदान वायु को श्रेष्ठ वायु मानते हैं। इतना समझ में आया, ठीक। और जो आपकी उत्साह का कारण है, जो आपकी हर्ष का कारण है, उसका भी कह रहा है कौन रीजन होता है, आपकी वायु ही रीजन होती है, ठीक है भाई। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्ते सम्यगता चेष्टा धातु नाम सम्यगता है। तो ये अगर आपने श्लोक पढ़ा होगा, ये श्लोक हमारी पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 में भी दिया गया है, जहाँ पर प्राकृतिक वात के कार्य और विकृत वात के कार्य दी गई है, जिसमें आप इसमें देख सकते हो। मतलब जो कह रहा है उत्साह का जो कारण होता है, ठीक है, और जो हमारे उच्छ्वास निश्वास मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का भी कारण कौन होता है, वो भी कह रहा है प्राकृतिक वायु होती है। देखो आप इसमें कुछ कहीं से भी कहीं ले सकते हो, बस रिलेट होना चाहिए। यही नहीं कि जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ उत्साह हर्ष लिखो, आपको वो श्लोक याद आ रहा है लिख दो। मतलब जो धातु को बैलेंस कर, मतलब जैसे दो धातु मल, उन सबको कौन निकाल रहा है, आपकी प्राकृतिक वायु निकाल रही है, उस तरह से। फिर ठीक, और वायु क्या करती है, जो आपकी बॉडी में जठर अग्नि होती है, आपकी बॉडी में क्या होती है, जठर अग्नि होती है। आपने अगर आपको ध्यान होगा तो आपने पढ़ा होगा 13 प्रकार की कह रहा है कि अग्नि होती है। सात हमारे पास धातु अग्नि होती है, 5 हमारे पास पंच महाभूत अग्नि होती है, और 1 हमारे पास जठर अग्नि होती है, ठीक है। और ये जठर अग्नि को कह रहा है बढ़ाने का कौन कार्य करती है, वायु। याद रखना, वायु क्या करती है, जठर अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना। धातु और मल को जो ये विकृत हो जाती है, विकृत मतलब यही है कि आपने जो आहार लिया, आहार अब किसमें हो गया, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकृत। जो धातु और मल को बाहर निकालने वाली होती है वो भी कौन होती है, आपकी वायु होती है, प्राकृतिक शरीर की वायु, ठीक। फिर होती है जो स्रोतों को भेदन करने का कार्य कौन करती है, आपकी वायु करती है। और ये जो चरक और बागवट का जो पॉइंट है ये यहाँ पर लिख रहा है, आप देख सकते हो, जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको। अब हम बात करते हैं विकृत शरीर वायु के कर्म, यानी ऐसी वायु जो आपके शरीर में विकृत हो गई हो, किसने दी भाई। जब भी प्राकृतिक और विकृत की बात करोगे तो आपको एक ही आचार्य का याद आना चाहिए, और वो है राजेश वायुर्वेद। राजेश वायुर्वेद क्या है भाई, एक श्लोक यहाँ पर बल वर्ण सुखम मायुम सम धिव्याय। इसका मतलब है यदि आपकी जो शरीर की वायु है वो विकृत हो जाए तो आपका जो वर्ण बल है वो क्षीण हो जाएगा, वर्ण भी रूखा रूखा हो जाएगा, सुख का तो कोई मतलब ही नहीं, जो आपकी आयु है वो भी क्षीण हो जाएगी। तो याद रखना, यदि कह रहा है कि शरीर की जो वायु विकृत हो जाए तो बल वर्ण सुख आयु का नाश हो जाएगा, जो आपका मन है वो दूषित हो जाएगा। मन क्यों दूषित हो जाएगा, क्योंकि मन को कौन कंट्रोल कर रहा था, आपकी वायु ही कंट्रोल कर रही है। जब वायु ही कह रहा है विकृत हो गई तो मन भी दूषित हो जाएगा, और मन कर रहा था इंद्रियों को कंट्रोल। जब कह रहा है कि मन देखो वायु दूषित हुई तो मन दूषित हुआ, और मन दूषित होगा तो इंद्रिया भी आपकी दूषित हो जाएंगी, जिसकी वजह से शक्तियों का नाश हो जाएगा। इनकी शक्तियों का नाश मतलब ये है, जो इनमें होती है ना, कोई भाई आप टेस्ट कर लेते हो किसी चीज़ को, स्मेल कर लेते हो, ये क्या हो, इनकी कह रहे हैं कि पावर है, तो ये सब क्या हो जाएगा, इनका नाश हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक लोक वायु के कर्म। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक लोक। भाई देखो वायु 2 प्रकार की थी, एक शरीर लोक वायु, एक थी, लिख भी लो बेशक यार, लो वायु 2 है, एक शरीर लोक हो गई, अरे हो गई लोक वायु, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो प्राकृतिक लोक वायु है वो क्या होगा भाई, जब भी प्राकृतिक वायु आए तो याद रखना राजेश वायुर्वेद। क्या नॉर्मल ट्रिक मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि 5 महाभूतों को याद रख लेना। भाई लोक की बात, हम प्राकृतिक लोक की बात कर रहे हैं, यानी एक तरीके से प्रकृति की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोक मतलब वही, मतलब इस लोक के बारे में, जैसे पूरा पृथ्वी जो आपका पूरा ये बना है वो लोक, जैसे कि पृथ्वी को धारण करना, जल को वर्षाना, अग्नि को जलाना, बादल, यहाँ पर आकाश की बात करें, बादलों को उत्पन्न करना, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ये देखो 4 पॉइंट किससे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई कुछ भी नहीं है यार। जो पृथ्वी को धारण कर रही है वो प्राकृतिक लोक वायु, जल को जो बरसा रही है जो प्रकृति कर रही है यार, जल को बरसा रही है, अग्नि को जो जला रही है वो कौन कर, प्रकृति कर रही है, वो प्रकृति की वायु कर रही है, समझो ना। जो लोक प्रकृति लोक की जो वायु है वो क्या करती है, आपकी पृथ्वी को धारण करती है, आपके जल को बरसाती है, अग्नि को जलाती है, बादलों को उत्पन्न करती है, यानी बादलों को उत्पन्न करना यानी आकाश की बात हो रहा है, ठीक है। 4 ही यहाँ पर 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि वायु तो खुद ऑलरेडी है ही, ठीक है। जो धानों को बढ़ाने का काम कर रही है, भाई धानों को बढ़ाने का कहने का मतलब है ऑक्सीजन कौन दे रहा है, भाई ऑक्सीजन कौन दे रहा है, आपकी वायु तो कर रही है। भाई ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायु है वही तो है प्राकृतिक लोक वायु, वो क्या कर रही है, वही तो ऑक्सीजन दे रही है, ठीक। बीजों में गुणों का अभिसंस्कार करना, भाई कोई बीज है, अब बीज कह रहा है मान लो इस मिट्टी में मैंने डाल दिया, इस मिट्टी में मैंने डाल दिया, अभी अंकुरित कैसे करेगा, ये कह रहा है ग्रो कैसे करेगा, ग्रो तभी तो करेगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। जो ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्या करेगा, अपना जो डोरमेंसी स्टेट होती है बीज की वो वहाँ से ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद वहाँ से जर्मिनेट करेगा, इस तरह से। देखो ज़्यादा पॉइंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, देखो मैंने पॉइंट कम लिख रहे, मैं बता रहा हूँ 3-4 पॉइंट और थे, उससे होगा कुछ नहीं, आपको याद नहीं होंगे, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया ताकि अच्छे से आप लिख सको।
फिर आते हैं विकृत लोक के वायु के कर्म। विकृत लोक के वायु कर्म यही है, मतलब जो एटमॉस्फेयर की जो वायु है वो क्या हो गई, वो बेकार हो गई, ठीक है। मतलब बेकार मतलब कह रहा है कि वो दूषित हो गई, ठीक है। जैसे समुद्र को उत्पीड़न करेगा, मतलब वो क्या करने लगेगी भाई, जब आपके एटमॉस्फेयर की वायु मान लो बेकार हो गई तो वो क्या मिलेगी, जब वायु कह रहा है समुद्र के पानी से मिलेगी, समुद्र से मिलेगी तो समुद्र का पानी भी कह रहा है कि बेकार हो जाएगा। तालाब नालों में जल का उल्टा बहना, मान लो जो वायु बहुत तेज हो गई, बहना चाहिए तो पूर्व दिशा में पानी, वायु की फ्लो होने की वजह से पश्चिम दिशा में तो वो उल्टा बहने लग गया, ठीक है। भूकंप कम आने लगा, ठीक है। बवंडर आ जाते हैं जो, ये भूकंप कम करना, मेघों में अधिकांश गर्जना हो जाएगी। भाई मान लो कह रहे हैं कि जो आपकी एटमॉस्फेयर की जो वायु है बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो बादल वो आपस में टकरा जाए, बच्चों को उखाड़ फेंक देगी, प्राणियों का विनाश कर देगी। तो ये सब इसमें आप अपने धुरे से कुछ भी लिख सकते हो। मेरा मतलब यानी जो मेरा तात्पर्य है, जो मेरा मोटिवेट है आपको करने का, जो मैं चाहता हूँ वो है आप कॉन्सेप्ट को समझना, आप रटना नहीं है। आप क्या करते हो, बस रट लो यार, ये 5 पॉइंट रट लो। मैंने कितना अच्छे तरीके से बताया, आप कितने अच्छे तरीके से इनको ध्यान रख सकते हो। इनको भाई जब भी आपके एटमॉस्फेयर की वायु क्या क्या हो सकता है, कुछ भी लिख दो जो आपको ध्यान आ रहा हो। कितना सिंपल है ये, देखो। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही हो और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू गाइस।